आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। पिछली क्लास में हमने जो है आर्टिकल 12 जो कि स्टेट की डेफिनेशन देता है उसके बारे में हमने कवर कर लिया था। और आज की क्लास जो है इसमें हम आर्टिकल 13 इसके जितने भी सब क्लॉसेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आज की क्लास में आपको जो है डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रीन ऑफ स्फेरेबिलिटी वो करवाई जाएगी। और उसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास जो है वो दो पार्ट्स में चलेगी। पहला पार्ट जो होगा इसमें मैं सिर्फ आपको जो है समझाऊंगा कि क्या चीज़ें आर्टिकल 13 क्या बात करता है, या डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स जो होती है वो क्या होती है, और डॉक्ट्रीन ऑफ स्फेरेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है। और उसी के साथ साथ आज ही की क्लास में हम जो है अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स या अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो जो एक पार्ट होगा उसमें मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, तो जितना समझाने वाला पार्ट होगा उसको एज इट इज ही काट के हम क्लिप बना के यूट्यूब पे जो है वो अपलोड कर देंगे। और जो कंप्लीट क्लास होगी जिसमें नोट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होंगे, और जो केस स्टडीज जो है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस जो हैं वो जो है वो मैं आपको आपकी जो कंप्लीट क्लास होगी वो एज इट इज आपको जैसे हम पहले अपना जो सिलेबस जो है वैसे कवर करते हैं वैसे ही कवर उसको किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 13 से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13। तो कल की क्लास जो है उसमें मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो इसका दे दिया था कि आर्टिकल 13 जो है वो इस चीज की बात करता है कि अगर कोई भी राइट जो आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है, अगर कोई भी लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है वो एब्रिज कर रहा है या उसको वायलेट कर रहा है, तो स्टेट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसने हमें पावर दी है कि हम जो है स्टेट के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन साथ ही में मैंने आपको यह भी बात बताई थी कि उस स्टेट की डेफिनेशन में जो है आपका ये जो जुडिशरी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में वो कवर नहीं होती। ठीक है, और कौन से केस में कवर होती है वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो जब जब जो है आपकी जुडिशरी जो है अपने जुडिशियल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी तब तब वो जो है आपकी जो स्टेट की डेफिनेशन जो है उसमें इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन जब आपकी ये जो है क्या कहते हैं जुडिशरी जो होगी ये आपकी क्या कहते हैं रूल मेकिंग बॉडी जो है, तब ये उसमें क्या कहते हैं जब ये एज अ रूल मेकिंग बॉडी जो है ये आपको सर्व करेगी, उस केस में जुडिशरी जो है वो स्टेट का पार्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारी आज तक की अभी तक की जो है वो क्लास थी। आज हमने जो है आर्टिकल 13 से स्टार्ट करना है। आर्टिकल 13 में आपको लिखवाने जा रहा हूं, इसको एज इट इज लिख लो। ठीक है, आर्टिकल 13 के पहले हम तीन क्लॉजेस जो है वो डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, बेसिकली आर्टिकल 13 की मेन बात जो है वो आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर कोई भी चीज हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रही है, अगर कोई भी लॉ ऐसा सरकार लेके आ रही है, कोई स्टेट ऐसा लॉ लेके आ रही है जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, तो हम उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है क्या कहते हैं आपका जो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कि एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ which violates or abridges fundamental rights will be considered, इसको नोट डाउन कर दो एज इट इज, will be considered unconstitutional and void to the extent it violates or abridges fundamental rights। कि ऐसा कोई भी लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यहां पे एक चीज जो है वो आपको ध्यान देनी है, एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो है वो बनाया गया था, अगर वो लॉ आपके किसी भी तरीके से वॉयलेट करता है या एब्रिजेस करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को, तब जो है उसको कंसीडर कर लिया जाएगा कि वो लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसे वॉइड जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। टू द एक्सटेंट, उस एक्सटेंट तक उसको जो है वॉइड घोषित कर दिया जाएगा जब तक जो है जिस एक्सटेंट तक वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट या एब्रिज करता है। ये है आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 1। ठीक है, अब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये क्या कहता है, एनी लॉ। ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 किस चीज की बात करता था, एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कि ऐसा लॉ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब फोर्स में आया है,
26 जैन 1950 को, ठीक है। तो इससे बने हुए पहले ऐसे भी लॉ, कोई भी ऐसा लॉ जो इससे पहले बना हुआ है, अगर वो आपको आपके फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करता है तो उसको नल एंड वॉइड जो है वो घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, बात आई इनके सामने कि ये तो पहले के लॉज हो गए, उसके बाद वालों का क्या करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने आर्टिकल 13 क्लॉज 2 दिया। उस क्लॉज में क्या बात की, एनी लॉ, बाकी सब सारा सेम आएगा, एनी लॉ विच वायलेट्स or abridges the fundamental rights will be considered unconstitutional and void to the extent it violates or abridges fundamental rights, ठीक है। कि any law which violates or abridges fundamental rights will be considered unconstitutional and void to the extent it violates or abridges fundamental rights, ठीक है। ये है आर्टिकल 13 क्लॉज 2। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या बात करता है, 13 क्लॉज 3 क्या बात करता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में किस चीज की बात की गई थी कि एनी लॉ, ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 जो है वो हमें बताता है कि लॉ जो है वो क्या होगा, ठीक है। वो असल में इस लॉ की परिभाषा देता है आर्टिकल 13 क्लॉज 3, ठीक है। तो उसको भी लिख लो, देखो आर्टिकल 13 क्लॉज 3, it defines law and states that law includes any ordinance comma order comma bylaw comma rule comma regulation comma notification comma customs and laws made by legislature and any competent authority in territory of India, कि कोई भी लॉ को डिफाइन किस में किया गया, आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि लॉ इज डिफाइंड एज, लॉ को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, लॉ में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम्स एंड लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, और उसी के साथ साथ एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो लॉ बना सकती है, ठीक है। और लॉ में क्या क्या चीजें आएंगी, कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज, अगर कोई भी ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिनके पास रूल है लॉ बनाने का, अगर वो कोई भी ऐसी चीज बनाती है तो वो सारी चीजें जो है वो लॉ के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। तो 13 क्लॉज 1 में क्या बात हुई, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। 13 क्लॉज 2 में किस चीज की बात हुई, हर किसी तरीके के लॉ की। कॉन्स्टिट्यूशन 3 में किस चीज की बात हुई कि लॉ होगा क्या, ठीक है। तो ये 3 जो आर्टिकल है आपके आर्टिकल 13 के तहत ये आते हैं, ये थी इनकी डेफिनेशन। अब इनके बारे में समझो कि ये जो आपके आर्टिकल्स जो हैं ये किस चीज की बात कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, 1-2 साल की बात है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो है वो काफी उस पे था, काफी चल रहा था, ठीक है। ट्रिपल तलाक को जो है इन्होंने, सरकार ने जो है वो बैन कर दिया, ठीक है। अब ये जो ट्रिपल तलाक जो है ये जो आपका ये जो अपनी पावर जो है ये डिराइव करता था, या किससे डिराइव हुआ है ये शरीयत लॉ 1937, ठीक है। शरीयत लॉ 1937 जो है वो अलाउ करता था ट्रिपल तलाक को, ठीक है। अब ट्रिपल तलाक में एक ही चीज नहीं आती, सरकार ने सिर्फ इसकी एक चीज जो है उसको बैन किया है, जिसमें था तलाक़े बिद्दत। तलाक़े बिद्दत का मतलब होता है इंस्टेंट तलाक, कि 3 बार तलाक बोल दो तो आपका जो है तलाक जो है वो हो जाता था, ठीक है। तो इस चीज को जो है सरकार ने बैन करवाया। असल में पूरी तरीके से ये जो पूरा ट्रिपल तलाक है वो पूरी तरीके से बैन नहीं है, सिर्फ उसका एक पार्ट है तलाक़े बिद्दत, जिसको कहते हैं इंस्टेंट तलाक, की 3 बार तलाक बोल दो तो तलाक जो है पहले जो है वो हो जाया करता था, अब जो है वो
उसको जो है वो बैन कर दिया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये जो अपनी पावर जो है, ये ट्रिपल तलाक वाली पावर, ये जो ट्रिपल तलाक जो है वो कहां से आता है? शरीयत लॉ 1937 से। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है आपका? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आता है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब ये उससे पहले का था शरीयत लॉ। तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने अपना पॉइंट दिया कि इसके तहत कि एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के तहत उन्होंने इसको जो है वो बैन करवा दिया। अब सरकार का क्या कहना था, और जो आपके ये हैं क्या कहते हैं, जो मुस्लिम्स जो हैं, जो मुस्लिम पैट्रियार्की है स्पेशली, उनका क्या कहना था, या जो रिजिड मुस्लिम्स होते हैं उनका क्या कहना था, जिनको हम कट्टरपंथी कहते हैं। ठीक है, तो उनका कहना था कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये हमारी जो आपके वो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है। तो आप जो है इस चीज को बैन जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्योंकि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, तो अगर आप इसको बैन कर रहे हो तो आप हमसे हमारा राइट टू रिलीजन जो है, राइट टू रिलीजन, उसको छीनने की हमसे आप कोशिश कर रहे हो। ये कहना था मुस्लिम पैट्रियार्की का, मुस्लिम पैट्रियार्की। ठीक है, तो वो ये कह रही थी कि आप अगर हमसे ट्रिपल तलाक जो है ये छीनते हो, क्योंकि ये हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, तो आप हमसे क्या कर रहे हो? हमसे राइट टू रिलीजन जो है वो हमसे छीन रहे हो। और क्या कर रहे हो आप? हमसे हमारा ये राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल ये है राइट है, और आप हमसे छीन रहे हो, तो आप जो लॉ बना रहे हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे कहते हैं कि देखो, सबसे पहले तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा राइट टू रिलीजन है, सबसे पहले हमें ये बताया जाए कि ये जो आपका राइट टू रिलीजन की जो इंस्टेंट तलाक है, तलाक के बिद्दत जो है, ये राइट टू रिलीजन, आप सॉरी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस आप कह रहे हो, ये कहां पे लिखा हुआ है कि ये आपकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? पॉइंट नंबर 1 कि हमें बताया जाए कि वो ये चीज जो है ये कहां पे लिखी हुई है कि ये राइट टू सॉरी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ये आपका सॉरी तलाक बिद्दत आपका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने क्या बोला कि ये जो आपका तलाक बिद्दत जो जिसकी जो आप बात कर रहे हो, ये आपका बनाया गया है शरीयत लॉ 1937 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के तहत ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आपका ये जो तलाक बिद्दत जो है ये 3 चीजों को इन्फ्रिंज कर रहा है, 3 फंडामेंटल राइट्स को जो है वो इन्फ्रिंज कर रहा है। सबसे पहला आपका आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या बात करता है? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज और हुआ करती थी तलाक बिद्दत में, जो मेल होते थे वो तलाक जो है ट्रिपल तलाक दे सकते थे, फीमेल्स जो थी वो ट्रिपल तलाक जो है वो नहीं दे सकती थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वालिटी जो है उसको इन्फ्रिंज करता है। ठीक है, सेकंड ये क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। तो ये कहते हैं कि ये जो तलाक बिद्दत जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों? मेल्स जो है वो तलाक बिद्दत जो है वो दे सकते हैं, फीमेल जो है वो तलाक बिद्दत नहीं दे सकती, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। राइट टू डिस्क्रिमिनेशन आगे है तीसरा जो इन्होंने बोला कि ये राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वाइड है ये आपका आर्टिकल 21, जब आएगा ना तब डिस्कस करेंगे। तो तीसरा उन्होंने बोला कि ये आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ उसके भी अगेंस्ट जाता है। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिसमें डिग्निफाइड लाइफ की बात की जाती है। तो अगर डिग्निफाइड लाइफ तो वो तभी होगी ना, आप तभी प्रोवाइड करवाओगे अगर आप फीमेल और जो मेल है उनको इक्वल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करवा पाओगे। ठीक है, तो सरकार ने बोला कि आपका ये जो राइट है, सॉरी आपकी ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस है ट्रिपल तलाक वाली, जिसमें तलाक बिद्दत आता है, वो जो है इन तीनों के अगेंस्ट जाती है, जिस वजह से आपका ये जो तलाक बिद्दत जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो है आपका तलाक बिद्दत अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गया, किसके तहत? आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के तहत कि एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉइड करे, ये 3 फंडामेंटल राइट्स जो है मेन आपके, इनको वॉइड जो है सॉरी इनके अगेंस्ट जो है वो जा रहा था, तो इस वजह से आपका तलाक बिद्दत को बैन कर दिया गया। पॉइंट नंबर 1। अब इसमें जो है एक और कॉन्सेप्ट जो आता है, जो मैंने आज आपको समझाना है, वो कॉन्सेप्ट है आपका इसका क्या कहते हैं, डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स।
डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है ये कहती है कि मान लो कि हमने कोई पुराना लॉ जो है वो पहले एग्जिस्ट करता था। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि मतलब हम इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है इस तरीके से लगाते हैं कि मान लो कोई पुराना लॉ जो था वो पहले एग्जिस्ट करता था। मान लो ये क्या है, ये पुराना लॉ है ओल्ड लॉ, ठीक है। ये क्या कर रहा था, ये किसी तरीके से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो है ना, फंडामेंटल राइट्स उनके अगेंस्ट जा रहा था। तो हमने क्या किया, एक नया लॉ बनाया, ठीक है, एक नया लॉ बनाया और उस लॉ को क्या कर दिया, पुराने लॉ को नए लॉ की शैडो में रख दिया, ठीक है। एक नया लॉ बनाया, पुराने लॉ को न्यू लॉ की शैडो में रख दिया। यानी कि अब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, उसकी रेस जो है ये पुराने लॉ पे नहीं पहुंचेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है पुराना लॉ इसकी शैडो में चला गया। इसका मतलब ये है कि हमने पुराने लॉ को क्या किया, हमने पुराने लॉ को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, ठीक है। एक नया लॉ बना दिया और उस लॉ को पावर दे दी कि पुराने लॉ में जो भी आपकी वो थी रॉन्ग डूइंग्स थी उसको करेक्ट कर दिया हमने न्यू लॉ के द्वारा, ठीक है। तो यही आपकी क्या कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, कि हमने क्या किया, पुराने लॉ जो बना हुआ था जो थोड़ा सा गलत था उसको पूरी तरीके से खत्म करने की बजाय उसको वहीं पड़ा रहने दिया, ठीक है। उसको डॉर्मेंट स्टेट जो है वहां पे भेज दिया, रादर देन इसको खत्म करने की बजाय हमने एक न्यू लॉ बना दिया। अब वो पुराना लॉ क्या कर रहा था, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था, ठीक है। जैसे कि ये था ट्रिपल तलाक। तो हमने क्या किया, हमने ट्रिपल तलाक को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, ठीक है। ट्रिपल तलाक अभी भी एग्जिस्ट करता है, हाँ, उसकी प्रैक्टिस बंद कर दी है। अब ऐसा नहीं है कि हमने ये जो पूरा लॉ है, शरीयत लॉ एक्ट, इसको नल एंड वॉइड जो है वो घोषित कर दिया, ठीक है। इसकी एक प्रैक्टिस थी ट्रिपल तलाक की, ट्रिपल तलाक में तलाक बिद्दत जो है वो आता था। अब ऐसा नहीं है कि इस लॉ में हमने जो है शरीयत लॉ के तहत हमने तलाक बिद्दत को डिलीट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तलाक बिद्दत एज इट इज ही पड़ा है, लेकिन उसको हमने जो है एक न्यू लॉ लाके हमने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब जब भी हमें देखना होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इससे ट्रिपल तलाक से रिलेटेड कुछ भी देखना होगा, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो हमने नया लॉ बनाया ना कि ये जो है तलाक बिद्दत अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या देखेगा, नए लॉ के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ वही चीज दिखेगी कि तलाक बिद्दत जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमने जो ये वाला जो ओल्ड लॉ था इसमें जो तलाक बिद्दत था उसको डिलीट नहीं किया। ये डिलीट ना करने का रीजन ये है कि मान लो कल को हाइपोथेटिकली ऐसा मान लो कि हमारा ये जो फंडामेंटल राइट है जो एब्रेज करता था आपके शरीयत लॉ वाले तलाक बिद्दत को, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट ही हमसे छीन लिया जाए या डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। मान लो आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 डिलीट कर दिए जाए, हाइपोथेटिकली मान रहे हैं, आर्टिकल 14, 15 और 21 डिलीट कर दिए जाते हैं। अब क्या होता है, ये तीन आर्टिकल्स जो हैं इनको एब्रिज किया जा रहा था, ये एब्रिज हो रहे थे आपके इससे तलाक बिद्दत से, ठीक है। अब ये तीन आर्टिकल ही नहीं रहे, ठीक है, तो ये एब्रिज नहीं होंगे, तो ये जो ट्रिपल तलाक बिद्दत जो होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ठीक है। तो रादर देन हमें क्या करना है, हमें रादर देन हम दोबारा से नया लॉ बनाए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो है, पूरा लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म जो है वो दोबारा से नया लॉ बनाना शुरू करें, ये ऐसा कुछ उसको सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा करना पड़े। इसी वजह से हम कुछ लॉज को जो है, कुछ लॉज नहीं बहुत से लॉज को हम उनको डिलीट नहीं करते, उनको जो है नए लॉ की शैडो में रख देते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। तो ये आती है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, इसको मैं थोड़ी देर में लिखवाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ स्फेरेबिलिटी जो है इसी के डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के साथ समझो, ठीक है। एक होती है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ स्फेरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ SCVERABLITY, स्फेरेबिलिटी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कोई नया लॉ बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुराने लॉ को डिलीट कर दें, पुराने लॉ को पड़ा रहने दो लेकिन इसकी शैडो में रख दो, ठीक है। जैसे आपका ये नहीं होता, ये मान लो आपका सन है, ये आपका अर्थ है और ये आपका मून है, ठीक है। एक्लिप्स का आपको पता है ना, एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स या है चंद्र ग्रहण या मून ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण जो है किस तरीके से लगता है, ठीक है। तो ये चंद्र ग्रहण की बात हो रही है। अब क्या होगा कि ये मान लो सन है तो इसकी रेज जो है आपके मून पे पड़ती है, जब इसकी रेज जो जब मून पे पड़ती है तो हमें मून जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। और जब इसकी रेज जो है मून पे नहीं पड़ती, मून पे कब नहीं पड़ेंगी, जब सन की सारी रेज को जो है आपका अर्थ जो है वो छुपा लेगा और मून जो है इसके पीछे आ जाएगा, ताकि अर्थ की शैडो जो है मून पे पड़ेगी और इसकी रेज जो है वो मून तक नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है। तो मून है आपका क्या है, ओल्ड लॉ है, ठीक है। तो अर्थ ने क्या किया, अर्थ ने एक न्यू लॉ बना दिया, ठीक है। अर्थ ने एक न्यू लॉ बना दिया जिसकी शैडो इसके पुराने लॉ के ऊपर
पड़ रही है, ठीक है, जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पुराने लॉ को नहीं देख पा रहा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में पुराना लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा असल में नहीं है कि पुराना लॉ है ही नहीं, ठीक है, पुराना लॉ एग्जिस्ट करता है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसे नहीं देख पा रहे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद से एक नया लॉ जो है वो बना लिया, ठीक है। तो ये है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी पे। डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी को समझने के लिए अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ठीक है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 जो है इसमें लाया गया था। इसमें ना 3 बातें की गई थी, उन्होंने, सरकार ने 3 बातें की हैं इसमें। पहली बात सरकार ने क्या बोला कि आपकी जो पार्लियामेंट थी उसने क्या बोला कि हम जो है पार्लियामेंट आपका प्रीएम्बल जो है उसको अमेंड करना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड बात उन्होंने क्या की कि प्रीएम्बल को अमेंड करो। दूसरा प्रीएम्बल में कुछ वर्ड जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है। दूसरी बात डीपीएसपी जो है उसमें कुछ डीपीएसपी जो थे वो ऐड करने थे, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने क्या की कि जुडिशियल रिव्यू जो है, आज इसको अच्छे से डिस्कस करना है जब अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स या अमेंडेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे ना, तब ये दोबारा से अच्छे से करवाऊंगा। तीसरी बात उन्होंने क्या की कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो खत्म करना है, ठीक है। अब जब ये सारी बातें जो है इसमें की गई तो ये कोर्ट के सामने चैलेंज हो गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हाँ जी भाई क्या चाहते हो। तो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि हम चाहते हैं कि जो प्रीएम्बल जो है ना उसमें हम कुछ वर्ड्स जो है वो ऐड करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा बताओ क्या क्या वर्ड्स जो है वो ऐड करने हैं। कहते हैं वो सर सोशलिज्म हो गया, वो ऐसे 3 वर्ड्स हैं, सोशलिज्म और आपका एक वर्ड है इंटेग्रिटी और एक आध वर्ड और है, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो 3 वर्ड जो है वो ऐड करने हैं। तो सरकार ने बोला कि हाँ ठीक है तुम सोशलिज्म वगैरह ये ऐड कर रहे हो तो हाँ ठीक है, अच्छी बात। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ सोशलिज्म वगैरह ऐड कर रहे हो तो ठीक है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो पहले से ही ऐसी टेंडेंसीज रखता है, सोशलिस्टिक टेंडेंसीज हमारा पहले से रखता है, तो तुम कुछ नया थोड़ी कर रहे हो, तुम सिर्फ एक वर्ड ही ऐड कर रहे हो तो कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया। देन वो कहते हैं कि सर हमें ना कुछ डीपीएसपीज जो है वो भी ऐड करनी है। पार्लियामेंट कहता है सुप्रीम कोर्ट को कि सर हमें कुछ ना डीपीएसपीज जो है उनको भी ऐड करना है। तो वो कहते कर लो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तीसरा वो कहते हैं सर अब इतनी आजादी हमें दे रहे हो तो एक ना ये जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो उसको हम खत्म करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है। वो कहता है कि ये जुडिशियल रिव्यू ना उसको तुम इस तरीके से लेके चलो कि पंजाबियों को कहावत नहीं होती देखी जा पर छेड़ी ना, ठीक है, कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका पार्ट है, तो इसके साथ तुम कोई भी छेड़खानी जो है वो नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज जो है सरकार कुछ भी करने जा रही है तो उसका रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इसको इंटरप्रेट करने की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंटरप्रेट करने की, तो उसी की वजह से उन्होंने इसको जुडिशियल रिव्यू को जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के लिए मना कर दिया कि तो ये जो जुडिशियल रिव्यू जो होगा इसको जो है इसको पास नहीं किया जाएगा और ये 2 प्रोविजंस जो है ये आपकी मान ली जाएंगी और इन 2 प्रोविजंस के साथ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो है अपहेल्ड कर दिया गया और साथ में इसको रिमूव करके, ठीक है। अब जो आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी जो है वो ये कहती है कि अगर कोई लॉ, ठीक है, या अगर कोई एक्ट या अगर कोई अमेंडमेंट सरकार जो है वो लाने जा रही है लेकिन उसमें 5-6 पार्ट्स हैं, ठीक है। मान लो जैसे एक पार्ट ये था कि प्रीएम्बल में वर्ड्स ऐड करने हैं, दूसरा पार्ट क्या था डीपीएसपीज ऐड करने हैं, तीसरा पार्ट क्या था कि जुडिशियल रिव्यू जो है उसको खत्म करना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें लेके आ रही थी सरकार। अब डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी जो है वो ये कहती है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ जो है वो आ रहा है और वो उसके मल्टीपल पार्ट्स हैं या नहीं भी हैं, ठीक है, दोनों बातें। अगर उसके मल्टीपल पार्ट्स भी हो सकते हैं, उस लॉ के या उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मल्टीपल पार्ट्स भी हो सकते हैं और हो सकता है कि उसका एक ही पार्ट हो, लेकिन अगर उसके मान लो मल्टीपल पार्ट हैं और अगर नहीं भी हैं, अगर उसमें से कुछ भी पार्ट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है तो उस पार्ट को निकाल के बाकी जो पार्ट होगा उसको पास कर दिया जाएगा। बाकी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, बाकी जो अमेंडमेंट होगी उसको कर दी जाएगी, सिर्फ उतना पार्ट छोड़ के जितना पार्ट आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट आ रहा है, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी क्या कहती है, उतने पार्ट को स्वीयर कर दिया जाएगा, मतलब काट दिया जाएगा, ठीक है, और बाकी पार्ट उसको जो है एज इट इज ही पास कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन वो जो बाकी पार्ट है वो कहीं पे भी आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है वायलेट नहीं करना चाहिए। ये है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी, ठीक है। आई होप ये जो आपको आज जितना मैंने समझाया आर्टिकल 13,
क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 ये तीनों समझ में आ गए होंगे और साथ ही में आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ स्फेरेबिलिटी जो है वो भी समझ में आ गया।